स्टार्टिंग विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए आप भी कोशिश करना ये सारे टॉपिक कॉपी के पेज में 2 साइड में ही आ जाएं। जो चीज़ें आपको डायरेक्ट याद हैं वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बट अप्लाई क्या करना है, कैसे लिखना है, या जो चीज़ आप भूल पा रहे हैं या भूल जाएंगे उसको ध्यान में रखना। ठीक है? कैसा? हाँ, इसको आप बना लो, इसको आप लिखने से आपको चैप्टर पता रहेगा कि चैप्टर में है क्या क्या, या हमने क्या क्या पढ़ा है, या इसमें से कौन सी चीज़ हमारी छूट गई है। मैंने तो ये कवर कराया है सारे टॉपिक्स। ठीक है, तो आपसे कौन से वाले छूट गए टॉपिक, या आपसे कौन से वाले बीच बीच में छूटे हुए हैं। ये भी कुछ टॉपिक्स हैं जो एक क्लास में हो गए थे, कुछ टॉपिक्स हैं जो 2-3 क्लास तक भी चले थे, राइट। यू हैव टू गिव देम अ सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस में ही आपको चीज़ें पता है। ठीक है ना। तो रिवीजन का केवल यही है, या शॉर्ट नोट्स का केवल यही मीनिंग पता है, या होना चाहिए आपको, कि अगर हमने रोटेशनल मैकेनिज्म, मुझे लगता है 1.5 महीने तो चला था, डेफिनेटली 1.5 महीने चला था रोटेशनल मैकेनिज्म। उस 1.5 महीने में अगर आपकी आधी कॉपी भी भर गई होगी, जो कुछ भी हुआ होगा, नाउ यू हैव टू कंप्रेस दैट होल सिलेबस इनटू 1 पेज। ठीक है, ताकि ऑन द होल क्वेश्चन रीड करते ही आपको पता चले कि हाँ रोटेशनल मैकेनिक्स का है और उसमें कौन से वाले पार्ट का है, और प्रोसीजर क्या होनी चाहिए। ठीक है, सो नाउ स्टार्टिंग विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज हमने पढ़ा था, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर मैं आपको दूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कुछ ऐसा सीखा था, लाइक फॉर डिस्क्रीट सिस्टम और मल्टीपल बॉडी सिस्टम, MI/R square from I is equal to 1 to n for discrete systems, and for continuous system अगर कि continuous bodies है, इसके लिए आप ये वाला डायग्राम साथ में बना लेना, like n number of particles 3 dimensional space में कहीं अवेलेबल है, 1 2 3 4 and so on till n। इन सब की पोजीशन R1 R2 R3 and so on Rn, इनके लिए where I denotes that particular number। बीच में एक बॉडी से दूसरी बॉडी के बीच में कोई मीडियम की अवेलेबिलिटी नहीं है, बस इन पर्टिकुलर पॉइंट्स में ही बस मास अवेलेबल था। तो पूरा बॉडी या पूरा ये एक रीजन एक सिंगल बॉडी की तरह कैसा बिहेव करेगा, इसके लिए हमने इनर्शिया डिस्कस किया था। ठीक है ना। Now for continuous bodies, moment of inertia will be written as integration of di, or this di is represented as r square into dm from initial limit to final limit. Now this dm can be represented for 3 types of objects: linear object, aerial object, and volumetric objects। इसके लिए लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए लीनियर मास डेंसिटी वाली टर्म डिस्कस की थी, लैम्डा इज इक्वल टू m/l और dm/dl, राइट। फ्रॉम हियर वी हैव कैलकुलेटेड dm is coming to be lambda into dl। अब ये dl dx भी हो सकता है, dy भी हो सकता है, dz भी हो सकता है, या dl भी रह सकता है। ठीक है। नाउ इन दिस वन area mass density is mass upon area, या dm upon da, इसको हम dm लिखते थे, area mass density into da। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हमने जो da वाले सीखे थे उसमें da को या तो x into dy या l into dy या l into dx के टर्म्स में डिस्कस करना सीखा था। दोनों da के हमने दोनों पार्ट नहीं सीखे थे जिसमें x भी वेरिएबल हो, y भी वेरिएबल हो, और ये रिस्ट्रिक्शन है हमारे सिलेबस की, हमें आपको
पावर का डिफरेंशिएशन सिखाया जाता है। इंटीग्रेशन बस फर्स्ट ऑर्डर तक का ही सिखाया जाता है, डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन नहीं सिखाया जाता। इसलिए अगर dA को dx into dy लिख देंगे तो आपको डबल इंटीग्रेशन सिखाना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड था डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी या डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्ट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता है, ठीक है, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, अगर कांस्टेंट है तो, अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल के लिए डी एम अपॉन डी वी वाली टर्म रहेगी एंड डी एम विल बी रिटन एज डेंसिटी इनटू डी वी। क्लियर है क्या? नाउ इसमें इनर्शिया में आपको हमेशा एक चीज जो ध्यान में रखनी है, दैट वन थिंग इज कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप किसी फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कैलकुलेट करते हैं जहां से आर मेजर किया गया, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लिखेंगे इट इज मेजर्ड ऑलवेज अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट। पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना अभी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिलेबस में नहीं है, इसलिए मोस्टली आपको एक्सिस के अबाउट का डिस्कशन रहता है, ठीक है ना। नाउ ये पॉइंट या एक्सिस वही एक्सिस है जहां से आर मेजर किया गया है, चाहे इंटीग्रेशन में चाहे इस समेशन में, ये भी आप ध्यान रखना है। आर इज ऑलवेज मेजर्ड from the axis of rotation or point एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी का रोटेशनल मोशन कंसीडर किया जा रहा है उसके अबाउट इस बॉडी में आर को एलिमेंट, आर क्या है, आर इज लोकेशन ऑफ द पार्टिकल और एलिमेंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। उसी एक्सिस के अबाउट इनर्शिया आपका आएगा, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया और एक्सिस कहीं और पर आ गया, ठीक है ना। अलग अलग बॉडीज के हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना सीखा था फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब जैसे हम लिखेंगे पेंडुलम के केस में, पेंडुलम को अगर हम डिस्टर्ब करा के छोड़ देंगे, मास m, लेंथ l, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m l स्क्वायर अबाउट द हिंज पॉइंट, ऐसी था। रॉड के केस में क्या था, रॉड के केस में अबाउट सेंटर ऑफ मास m l स्क्वायर बाय 12 अबाउट वन एंड ऑफ द रॉड। अब आप ये सारी जिसको जरूरत हो तो लिखना, नहीं तो जरूरी नहीं है। अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन नाउ इसमें एक और इक्वेशन था, मैंने आपको इंटीग्रेशन की मेथड से सॉल्व करवाया था। अगर आप उस पूरे इंटीग्रेशन की मेथड से सॉल्व करेंगे तो अगर सेंटर ऑफ मास से हम r डिस्टेंस पे कोई एक्सिस लेते हैं, दैट कम्स टू बी m l स्क्वायर बाय 12 प्लस m r स्क्वायर आता है, where r becomes location of the axis from the center of mass of the body, राइट। यही चीज बेसिकली आगे चल के पैरेलल एक्सिस थ्योरम बन जाती है। नाउ रॉड अगर किसी और एंगल पे इंक्लाइंड थी, if it is inclined at an angle theta and it is rotated about this axis, कितना था m l square by 12 and sin square theta,
passing to the center of mass, ठीक था। सिमिलरली कुछ एंड के लिए भी हो जाता था, अगर एक रॉड एंड से पास होने वाले एक्सेस के अबाउट बट ऑलवेज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, सो एम एल स्क्वायर अपॉन 3 एंड साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। ये सब हो गए रॉड के लिए। नाउ सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस आया था एम आर स्क्वायर अबाउट 2, राइट, एंड वाई वाई के अबाउट भी एम आर स्क्वायर बाय 2। अबाउट ओ आया था एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पासिंग थ्रू ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहाँ पे सेमी सर्कुलर या कंप्लीट रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग और रिंग दोनों के लिए ही ये डिस्कशन करेंगे, चाहे वो सेमी सर्कुलर हो या कंप्लीट रिंग हो। नाउ सेमी सर्कुलर के केस में आपको एक और चीज स्पेशल याद रखनी पड़ेगी, ये मैंने भी कैलकुलेट करवाया था। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सेंटर ऑफ मास से पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सेंटर ऑफ मास से पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला वो वाई एक्सिस के बराबर ही है, एक्स एक्सिस के लिए कैलकुलेट कर अलग से करना पड़ेगा, राइट। तो आपको ये कैलकुलेट करना है ICM जेड एक्सिस के अबाउट ICM वाई एक्सिस, ICM बेसिकली आई वाई वाई के बराबर ही है, ICM एक्स एक्सिस के अबाउट आपको और कैलकुलेट करना है। ये दो आप घर में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सेमी सर्कुलर रिंग हो गया, सेमी सर्कुलर डिस्क, इसको इसको इरेज करते हैं, राइट। नाउ सेमी सर्कुलर रिंग के बाद सेमी सर्कुलर डिस्क, और कंप्लीट डिस्क, राइट, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होगा। मास m, रेडियस r, इसमें भी हमने सीखा है I about x x coming to be m r square upon 4, चाहे सेमी सर्कुलर हो या कंप्लीट डिस्क यही रहने वाला है। I about y y m r square by 4, I about o, I about cm parallel to x axis need to be calculated, I about cm parallel to the z axis need to be calculated, and ICM about y is equal to IY, ये ऑलरेडी, ठीक है ना, डिस्क के केस में भी, क्योंकि y एक्सिस ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास से भी पास हो रहा है बाइसेक्टिंग सिचुएशन में, राइट। इसमें भी आपको कैलकुलेट करना है। नाउ इसके बाद हमने एक सेक्टर का क्वेश्चन डिस्कस किया था,
सेक्टर ऑफ रिंग विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा, आप इसको नोट्स में से जाके देखना कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। If it is y axis, if it is x axis and this sector is making an angle theta, I about xx, I think इसके लिए हमने केवल y बस का कैलकुलेट किया था, राइट? हाँ मुझे ये याद है, y बस की जरूरत है, y बस का इसका कंप्लीट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा कुछ रहेगा, उसी में थीटा की वैल्यू अगर आप पाई पुट कर देंगे तो सेमी सर्कल का हो जाएगा, उसी में थीटा की वैल्यू 2 पाई पुट कर देंगे तो कंप्लीट सर्कल की, ठीक है ना? थीटा टेंडिंग टू जीरो वाली सिचुएशन कर देंगे तो कुछ पार्टिकल टाइप हो जाएगा। ये यहाँ पे आप इसको नोट करना। सेक्टर सिमिलरली सेक्टर ऑफ रिंग जैसे था, सेक्टर ऑफ डिस्क भी था। इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट आपको होना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने में। सेक्टर ऑफ डिस्क, अगर इसका मास m है, ये सेक्टर ऑफ द डिस्क थीटा एंगल बना रहा है, अगेन x एक्सिस के अबाउट इसमें निकाल सकते हैं, i y के अबाउट निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा रहेगा, ठीक है? एक इसका नाउ इसके बाद हमने प्लेनर ऑब्जेक्ट में स्क्वायर सीट का देखा था, और रेक्टेंगुलर शीट, राइट? रेक्टेंगुलर शीट का था, if this side is A, this side is B and this is x axis, this is y axis, hello, हाँ रेक्टेंगुलर शीट की डिस्कशन कर रहे थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस अगर हम लिखें, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास आल्सो, तो मैं इसको लिखूंगा m a square upon 12, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y y
ऐसा है ना कि वो रॉड टाइप के केस की तरह बिहेव कर रहा है, और रॉड के केस के साथ साथ पर रॉड की लेंथ के स्क्वायर टाइम्स होता था, ml स्क्वायर बाय 12 टाइप का, राइट, लेंथ पार्ट बन रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन टू द ओरिजिन या z में m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 12, इसी में for a is equal to b it is going to be a square, right? स्क्वायर सीट, स्क्वायर सीट के केस में आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब भी स्क्वायर सीट बोले तो स्क्वायर सीट में इन प्लेन कोई भी एक्सिस हो हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही रहता है। फॉर स्क्वायर सीट if there is any axis which is inclined at an angle theta which must be passing through the origin or center of mass, I theta is also especially for square seat only m a square by 6 m a square by 6 for any theta also, तो चाहे x एक्सिस के लिए लिखें y एक्सिस के लिए लिखें या whatever, सॉरी ठीक है, चाहे वो z एक्सिस के लिए था 6, it will always be same value, क्लियर है क्या? नाउ स्क्वायर सीट के बाद फिर हमारे आते हैं कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, लाइक हमने डिस्कशन किया था सिलेंडर का, राइट, तो सॉलिड सिलेंडर वगैरह आ गया था, स्फेरिकल सेल आ गया था, ठीक है, हेमिस्फेरिकल सेल, हेमिस्फेरिकल सेल में हमने इस एक्सिस की अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, बिकॉज अब तक हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं पढ़े होते हैं, ध्यान देना आप, तो केवल इस एक्सिस के अबाउट लेट से y हमने निकाला है, ये आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। सिमिलरली स्फेरिकल सेल के साथ साथ स्फेरिकल सेल निकाला था और से हॉलो कोन, हॉलो कोन तो 3/10 टाइप का सॉलिड कौन सा था 3/10, राइट, ml कितना था mr स्क्वायर बाय 2 डिस्क की तरीके से, राइट, और स्फेरिकल सेल का, हेमिस्फेरिकल सेल का उसको लिखना है, ठीक है ना, हाँ, नाउ ये हो गए हॉलो ऑब्जेक्ट, इसके बाद था सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट में था सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर का भी हमने
इनर्शिया कितना गया था 3mr²/10 सॉलिड को, ठीक है। एंड अलोंग विद दिस एक और स्पेशल बनता है क्वेश्चन रॉड, ठीक है ना, रॉड जिसका क्रॉस सेक्शनल सॉलिड सिलेंडर हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर में अलग अलग ओरिएंटेशन में होते हैं। लेट्स से इट इज अ हॉलो सिलेंडर इन दिस सिचुएशन, पूरा का पूरा मास बाउंड्री पे अवेलेबल है I/y/mr² हॉलो सिलेंडर। नाउ इसके अबाउट अगर हम लिखें एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट क्या बनेगा, इसमें लगाना पड़ता है बेसिकली पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो अलग अलग रिंग डिफरेंट लोकेशंस में है, इस तरीके से बनाना पड़ेगा इसको, एलिमेंट लेके कि एक रिंग इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस डिस्टेंस पे एलिमेंट करना, ठीक है। तो हम इसका कुछ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट होता है dmr²/2 प्लस उसमें लगाना है पैरेलल एक्सिस को dmr²/2 प्लस जो भी हाइट है, लेट्स से यहाँ पे अगर कोई एक एलिमेंटल रिंग है एट अ हाइट y, सो dm into y², उसको हम लगाएंगे x एक्सिस के ऊपर। सिमिलरली फॉर सॉलिड सिलेंडर्स, फॉर सॉलिड सिलेंडर I/y/mr²/4 mr²/2 and Ixx, so यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे एक डिस्क जिसकी थिकनेस dy है at a height y, so this will be 2 times of integration of dm r² upon 4 plus dm into y², पूरे को इंटीग्रेट करेंगे। सो हाफ पार्ट दिस साइड हाफ पार्ट दिस साइड, उसके लिए 2 मल्टीप्लाई, y की लिमिट 0 to l/2, ठीक है ना। तो नाउ यहाँ तक हमने सीख लिए सारे ऑलमोस्ट जो भी बॉडीज हमारे लिए यूटिलाइज होने वाली हैं। स्फीयर कंप्लीट स्फेरिकल सेल और स्फीयर के लिए हमने यूजुअली नहीं किया। एक काम करो, इधर ही लिख लो सॉलिड हेमिस्फीयर और सॉलिड स्फीयर दोनों का सेम आंसर रहेगा। हेमिस्फेरिकल सेल और स्फेरिकल